हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एक क्लास ऑलरेडी हम उसमें कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था साधारण सी भाषा में कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लगना। यानी जब आप किसी व्यक्ति से कोई भी पैसे उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, तो जब आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़े, ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल जो है वो हर बार चेंज होता रहता है, और सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल जो है क्या सेम रहता है हर बार, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो एक क्लास अभी तक हम कर चुके हैं, एंड आई होप काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। काफ़ी सारे टाइप्स जो है हम अपने कवर कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर पहले फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिए, ताकि चीज़ें आपकी सीक्वेंस में चले। क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें फर्स्ट वाली क्लास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो उसका भी काफ़ी यूज़ जो है देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप फर्स्ट वाली क्लास जो है ज़रूर देख लीजिए आज की क्लास कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज हम काफ़ी सारे नए टाइप्स जो है इससे सीखने वाले हैं, काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, किस दर पर किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 2304 की राशि 2 वर्ष में 2500 हो जाती है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। यानी अगर आपका जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तो आपकी अगर प्रिंसिपल वैल्यू 2304 है, तो वो वैल्यू जो है कितने साल में कितनी हो जाती है, वो कितने प्रतिशत की दर से जो है कितनी हो जाती है, 2500 हो जाती है 2 साल में। समय आपको दिया गया है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है, अमाउंट आपको दिया गया है, आपसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो भाई जब मुझे सारी चीजें दी गई हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी सिखाया था प्रीवियस क्लास में, डायरेक्टली अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अमाउंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी, टाइम भी, कुछ भी निकाल सकते हैं। जो भी एक चीज आपकी मिसिंग हो उन चारों में से वो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, उसके बाद हम अपना जो ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, फॉर्मूला हम लिख लेंगे कि अमाउंट इक्वल होता है P1 + R/100 की पावर कितनी है हमारी टी, जो भी हमें टाइम दिया गया है। तो अमाउंट हमें कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 2500, प्रिंसिपल कितना है 2304, 1 + R/100, क्योंकि रेट की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, तो रेट हमें नहीं पता, तो रेट को हम आर ही रहने देंगे। और टाइम कितना है हमारे पास, 2 इयर्स का टाइम है। तो अब जब 2304 मेरी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से मैं इनको जो है डिवाइड में लिख सकती हूँ, यानी 2500/2304 इक्वल होगा मेरा 1 + R/100 अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए कि जब भी आपकी ये वाली वैल्यू जो है 1 + R/100 पावर फॉर्म में लिखी होती है, तो बेसिकली जो ये वाली वैल्यूज होती हैं ये भी हमेशा, जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो ये वाली वैल्यूज भी 2 की पावर की फॉर्म में ही आएंगी। अगर यहाँ पर 3 है तो ये एक समझने वाली बात है। यहाँ पर जैसे वैल्यूज हैं काफी दोनों, तो आपको कंफ्यूजन होगा किससे डिवाइड करें, कैसा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 90% चांसेस यही होते हैं कि अगर यहाँ पर पावर 2 है तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये भी किसी ना किसी नंबर की पावर 2 की फॉर्म में ही लिखी जाएंगी, ठीक है। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना चलेगा, 2 1 = 2 चलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर चलेगा ये 2 6 = 12, 2 5 = 10 और 2 2 = 4। ऊपर वाले को हम 2 से करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 0, ठीक है। अब फिर से ये हमारा 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना चलेगा हमारा, यहाँ पर सॉरी, 2 1 = 2, 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10, ठीक है। अब फिर से जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना चलेगा, ये चलेगा आपका 2 5 = 10, 2 7 = 14 और 2 6 = 12। ऊपर वाले को जब आप 2 से करेंगे तो 2 6 = 12, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10। तो यानी यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आई हैं वो कितनी आई हैं, 625/576। ये दो वैल्यूज आपको मिली हैं, 625 एंड 576। अब आगे हमारा क्या है, 1 + R/100 की पावर 2।
अब ये दोनों वैल्यूज भी किसी नंबर का स्क्वायर होती हैं। किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 एंड 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। अब दोनों का ही स्क्वायर हमें मिल गया है, ठीक है। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी है? 2। अब पावर 2 से पावर 2 हो गई कैंसिल, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली है? यहाँ से मिली 25 अपॉन 24 की पावर है 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ से आप अपने r की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और r की वैल्यू हमारी क्या होगी? तो r अपॉन 100 हमारा होगा 25 अपॉन 24 माइनस 1। तो यहाँ से r अपॉन 100 हमारा निकलेगा 1 अपॉन 24। तो r इक्वल निकलेगा 100 अपॉन 24%। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में दी नहीं गई है। एक वैल्यू है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में और दो वैल्यूज हैं आपकी किस फॉर्म में? प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। अब प्रॉपर तो ये है नहीं कोई भी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर हमारे सब, या तो आप इसको सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, हो सकता है भाई 24 से 100 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यानी ये तीन ऑप्शन तो हमारे हो गए हैं कैंसिल, बचता है एक ऑप्शन, तो यही आपका होगा आंसर, क्योंकि नन ऑफ दीज तो दिया नहीं गया है कि भाई हो सकता है ये वाला भी ना हो। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी फिर अपना सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करने की भी जरूरत नहीं है, और करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। भाई कितना आएगा? ये 4 से होगा तो 4 6 24 और 25, तो ये होगा कितना हमारा? 641%, यानी 4 सही 1/6% आपका वैल्यू आ गया है। तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम दोबारा से सही से लिख लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज ही, ठीक है। एक वैल्यू मैं कैंसिल कर रही हूँ डायरेक्टली, हम सिर्फ अपनी 625 और 576 को ही रहने देते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिली थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी आर की वैल्यू निकाल ली, जिससे कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना पता चल गया। कितना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 सही 1/6%। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब ये था इस क्वेश्चन को करने का टाइप 1, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों सिखाया है? क्योंकि जब हम सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे तो वहां पर आपका ये अप्लाई होगा, यानी एक तरीके से शॉर्ट वे में हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक चीज सीखी कि भाई दोनों तरफ हमारी जो है पावर होती है, यानी जितनी भी आपकी ईयर होती है दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए 2 साल की बात हो रही है तो दोनों तरफ आपकी 2 की पावर की फॉर्म में आया है, ठीक है। 3 साल की बात होती तो दोनों तरफ 3 की पावर की फॉर्म में आता, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी पावर से पावर कैंसिल हो जाती है, जो फ्रैक्शन बाद में बचता है उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि अब जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे वहां पर इस चीज का यूज होगा। तो अब देखो भाई इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। हमें क्या दिया गया था? हमें वैल्यूज दी गई थी कि भाई प्रिंसिपल है हमारा कितना? प्रिंसिपल था हमारा 2304, तो 2304 था हमारा प्रिंसिपल। अमाउंट हमें कितना दिया गया था? अमाउंट हमें दिया गया था 2500। तो एक तरीके से कहने की बात ये है कि मेरे पास 2304 रुपए थे जो मैंने किसी को दिए जब उधार, तो उसने मुझे रिटर्न कितने किए? मिश्र धन यानी अमाउंट के रूप में 2500 रुपए। और इस 2304 को 2500 होने में कितना समय लगा था? इसको लगा था 2 इयर्स का टाइम। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इन वैल्यूज को फ्रैक्शन फॉर्म में, सॉरी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो भाई ये वैल्यूज जो होती हैं ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर, या तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर बन रहे हो सकता है यहीं पर भी बन रहे हो, या फिर क्या होगा जब आप इनको शॉर्ट जो है करेंगे, यानी जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे तब ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बनेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें क्या वैल्यूज मिली थी? हमें मिली थी 576 और दूसरा क्या मिला था? 625। और ये दोनों ही हमारे स्क्वायर रूट हो रहे थे। किसका? ये हुआ था 24 का, और ये किसका हुआ था? 25 का। अब 24 और 25 का हो गया तो एक तरीके से हमें मिला कि हमने किसी व्यक्ति को 24 रुपए दिए थे और उसने हमें कितने रिटर्न किए बाद में? 25। तो डिफरेंस कितना आया इनका? 1 आया। नीचे लिखी जाती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, यानी यहाँ पर हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल है, तो नीचे लिखा जाएगा आपका 24, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम करते हैं 100। तो यानी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 100/24%, जिसका कि हमने जब मिक्स्ड में चेंज किया था तो ये आया था हमारा
1%। ठीक है, 4 सही 1/6%। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड वही है कि जितना आपको समय दिया गया है आपको इन वैल्यूज को उन नंबर को स्क्वायर फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में, जैसे 2 साल की बात कर रहा है तो भाई स्क्वायर फॉर्म में आप लिख लीजिए, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लीजिए। अगर 3 साल की बात करता तो क्यूब रूट फॉर्म में, यानी जितना समय दिया गया है उसी की रूट फॉर्म में हमें इन वैल्यूज को लिखनी है। क्यों लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन जब एक्सप्लेन किया था, तो जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो जो आपका समय होता है ये वैल्यूज उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी जाती हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्टली जब सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यूज दी गई थी होती हैं हमें, हम उन्हें रूट फॉर्म में लिखकर इस तरीके से लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा लॉन्ग मेथड इस क्वेश्चन को करने का। और जो अभी हमने किया है वो क्या था हमारा, वो था हमारा शॉर्ट मेथड, जो कि आपको अप्लाई करना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आंसर हमारा आ गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। तो अब यहाँ पर हम अपना लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। वो मेथड क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट। अब होता क्या है कि 8 गुना हो जाता है। अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया था तो वो व्यक्ति आपको कितने रुपए रिटर्न करने आया है बाद में? 8 रुपए, क्योंकि राशि 8 गुना हो गई है। तो मिश्र धन कितना हो गया है? 8। अब इस एक को 8 होने में कितना समय लगा है? 3 वर्ष का समय लगा है, 3 years इसको लगे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जितना टाइम दे रखा है उसी रूट फॉर्म में आपको वैल्यूज रखनी है। क्योंकि हमें 3 years का टाइम दिया गया है तो हम इनको क्यूब रूट की फॉर्म में जो है दोनों को लिखेंगे। तो जब आप 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1, और 8 का जब हम क्यूब रूट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है हमारी? 2। तो यानी 1 रुपया मेरे पास था जब मैंने किसी को उधार दिया 1 साल के लिए, एक तरीके से 1 साल का निकल जाता है हमारा ये वैल्यू। तो वो कितनी बन जाती है रिटर्न करने के टाइम पे? 2 बन जाती है। तो 1 से 2 होने का डिफरेंस कितना है? 1। शुरुआत में हमारा प्रिंसिपल हम नीचे रखते हैं, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आंसर आया हमारा 100%। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया गया होगा? 100% लगाया गया होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 सही 3/8। तो सबसे पहले तो हम इस फ्रैक्शन सॉरी मिक्स्ड वैल्यू को हम अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो वैल्यू क्या है हमारी? 3 सही 3/8। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये कितना होगा? 8 3 24 एंड 3 27। तो यानी हमने किसी व्यक्ति को 8 रुपए दिए थे और मिश्र धन बढ़कर 3 साल में कितना हो गया है? 27 रुपए। ठीक है, अब समय कितना लगा है इस 8 को 27 बनने में? 3 years का टाइम लगा है। तो अब 3 years का टाइम लगा है तो हम इसका क्या करेंगे? 3 years का, ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। अब 3 years का टाइम लगा है तो वही मैंने आपको बताया, जितना आपका समय लगता है वही रूट फॉर्म में आपको लिखना है उसी पावर में। ठीक है, तो क्योंकि 3 साल का समय लगा है तो हम 3 की क्यूब रूट फॉर्म में इनको लिखेंगे दोनों को। तो भाई 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होगा, और 27 का कितना होगा? 3। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। नीचे लिखा जाता है हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल है। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं 100 से मल्टी। तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, ये आएगा 50%। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझाया वो मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है किस तरीके से वैल्यूज स्क्वायर फॉर्म में होती हैं, बाद में कैंसिल हो जाती हैं। तो जितना हमें समय होता है हमारे पास उतने ही वो स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाती हैं, बाद में स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब उसी स्क्वायर को हम रूट में चेंज करते हैं जब हम अपने शॉर्ट मेथड से करते हैं। जितना भी हमें समय दिया जाता है उसे हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आंसर आ गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 और 3 वर्ष में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है?
अब हमारे पास कोई राशि है जो 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 वर्ष में हो जाती है 500 और 3 वर्ष में हो जाती है 540। अब यहाँ पर जो हमें समय दिया गया है वो क्या दिया गया है, लगातार, यानी पहले 2 वर्ष की बात हो रही है, फिर अगले 3 वर्ष की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि ब्याज की दर हमें बतानी है। जब आपका समय लगातार हो, यानी पहले 2 वर्ष, फिर अगला 3 वर्ष की बात हो रही है, 5 वर्ष, फिर अगला 6 वर्ष की जब बात होती है, तो क्या होगा हमारा, कि होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वही हमें यूज करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला है हमारे पास ब्याज की दर बराबर मिश्र धन का अंतर गुणा 100 अपोन प्रारंभिक मिश्र धन। प्रारंभिक मिश्र धन, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तब पूछा जाए जब आपका समय लगातार दिया गया हो, ठीक है। जैसे पहले हमें लग रहा था 2 साल का समय और उसके बाद हमें कितना लगा है, 3 साल का समय लग रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, अब है क्या यहाँ पर, मिश्र धन का अंतर कितना होगा, पहले थे 500 रुपए और अब वो कितने हो गए हैं, 540 हो गए हैं। तो डिफरेंस कितना था, 40 का। मल्टी करेंगे 100 से। प्रारंभिक मिश्र धन कितना है हमारा, 500। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से जब आप 40 को करेंगे तो कितना मिलेगा, 8%। यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है, 8% आपको जो है वैल्यू मिली है। तो जब इस चीज में आपको, इस फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब समय कॉन्जुगेटिव फॉर्म में हो, क्रमागत फॉर्म में हो, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक लगातार आ रहा हो, जैसे 2 वर्ष उसके बाद 3 वर्ष। अगर ईयर्स के बीच में डिफरेंस है तब ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं है, तभी आप इसको यूज करेंगे जब समय हमारा लगातार दिया गया हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आंसर हमारा आ गया है 8%। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि R% के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के बाद क्रमशः 1440 हो जाती है और कितनी होती है, 1728 हो जाती है, ठीक है। यानी 1440 और 1728 हो जाती है। अब यहाँ पर भी समय जो है वो लगातार है कि भाई 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, यानी पहले 2 वर्ष में राशि कितनी हुई, 1440। अब ये 1440 है आपका मिश्र धन, यानी 2 साल बाद मिश्र धन हुआ इतना, और तीसरे साल में फिर तीनों का मिलाकर कितना हो गया, 1728। तो वही हम अपना जो फॉर्मूला सीखा है वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि भाई ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, मिश्र धन का डिफरेंस। तो मिश्र धन हमें कितना दिया गया है, 1728 माइनस 1440 मल्टी 100 अपॉन प्रीवियस अमाउंट। तो प्रीवियस अमाउंट हमारी कितनी है, 1440। तो माइनस करेंगे आप इसको तो आपको क्या मिलेगा, 8 और यहाँ पर मिलेगा आपको 6 में से 4 जाएगा 2 मल्टी 100 अपॉन 1440। जीरो से हुई जीरो कैंसिल और इससे चलेगा ये 2 टाइम्स। तो यानी हमारी वैल्यू आएगी 2 मल्टी 10 इक्वल 20%। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना चल रहा है, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अब दोबारा से एक चीज को आप ध्यान रखिए कि जब टाइम आपका लगातार आ रहा हो, यानी 2 वर्ष का दिया हुआ हो फिर 3 वर्ष का, अगर टाइम के बीच में डिफरेंस आ जाता है तब आप इसे यूज नहीं करेंगे। इस बात को इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो भी आपको क्वेश्चन आए चाहे उसमें ईयर्स के बीच का डिफरेंस कुछ भी हो, आप इसे लगाने बैठ जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा बस यही डिफरेंस हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइप बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के भी हमारे 2-3 टाइप हो गए हैं, ऐसे ही टाइम निकालने के टाइप हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस के टाइप्स बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, इजी होते हैं अगर आप उन्हें सही ढंग से शॉर्ट मेथड से करें। अगर आप वही अपना पुराना फॉर्मूला बेस्ड मेथड अप्लाई करेंगे तो फिर तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे रहने वाले हैं। बट ये है कि जब हम अब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं आपको हर क्वेश्चन को करने का शॉर्ट मेथड ही बताऊंगी, ताकि एग्जाम में आप इनको जल्दी से सॉल्व कर सकें, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आंसर हमारा क्या आ गया है इसका, 20%। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तब वह राशि अ, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो भाई 3 साल में राशि कितनी हुई है, 8 गुनी हुई है, ठीक है। और 16 गुनी वो जो है कितने टाइम में होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इस मेथड को करने का जो फॉर्मूला है हमने सीखा है उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ए इज इक्वल P1 + R/100, ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले जो है सीखा है शुरुआत में। अब आगे ये कह रहा है 3 वर्ष में कितनी हुई, 8 गुनी हो गई राशि। तो यानी अगर मैंने किसी से 1 रुपया लिया था तो वो 3 साल में 8 रुपए मुझे रिटर्न करने हैं। तो 1 रुपया क्या है, प्रिंसिपल, और 8 रुपए क्या है, मेरा अमाउंट है। तो अमाउंट 8 रुपए है, प्रिंसिपल है 1 रुपया। अब एक बात बताओ, जब अमाउंट 8 रुपए है और प्रिंसिपल है 1 रुपया, तो क्या मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को लिख सकती हूँ 8P। भाई अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल का 8 गुना ही तो हुआ है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट की जगह पर क्या लिखूंगी अब, 8P। 8P इक्वल P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। अब समय कितना दिया गया है, क्योंकि समय हमें 3 साल दिया गया है, तो पावर हम लिखेंगे इसकी 3। अब कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी दर आपकी चेंज नहीं हो रही है, दर आपकी है सेम। अब P से हमारा हुआ P कैंसिल, यानी इस 8/1 की वैल्यू क्या आई, 1 + R/100 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर वही पहले वाला मेथड यूज हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा था कि इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को सेम पावर फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ अगर पावर 3 है तो इधर भी हमें पावर 3 ही लिखनी है। तो 8 किसकी पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 + R/100 की पावर 3। क्लियर है। तो पावर 3 से आपकी हुई पावर 3 कैंसिल, तो आपको मिला कि 1 + R/100 की वैल्यू कितनी है, 2। अब आगे कहा जा रहा है कि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में वो 2 गुना हो जाती है। अब एक तरीके से एक पार्ट आपका इस क्वेश्चन का यहाँ खत्म हो चुका है। अब दोबारा से इसी फॉर्मूले को लिखते हैं कि भाई A इज इक्वल P1 + R/100 की पावर n। ये है हमारा फॉर्मूला n या t, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितना हो रहा है, 16 गुना, यानी अमाउंट की वैल्यू क्या है, 16, और प्रिंसिपल कितना है, 1। अब अभी मैंने आपको 1 + R/100 की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 निकाली है। तो फिर यहाँ पर मैं अब 1 + R/100 की वैल्यू 2 ही रखूंगी। अब यहाँ पर इस 2 की पावर बनता है n बन गया। तो अब हम इस 2 की पावर n इक्वल लिखेंगे 16। तो जब 2 की पावर n है, दोनों तरफ हम सेम रखते हैं पावर्स, तो इस 16 को भी मुझे 2 की पावर की फॉर्म में ही लिखना होगा। तो यानी यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी, 4। तो n की वैल्यू कितनी आई, 4। यानी कितना समय लगा है हमें इसको जो है 16 गुना करने में, 4 वर्ष का समय लगेगा। तो आंसर कितना आया है हमारा, 4 ईयर्स, ठीक है। तो 8 गुना होने में 3 वर्ष का समय लगा था, और 16 गुना होने में 4 वर्ष का समय लगेगा। अब ये हो गया आपका टाइप 1 आपका ये हो गया है इस क्वेश्चन को करने का। अब हमें किस मेथड को यूज करना है एग्जाम में, वो हम अब सीख लेते हैं। तो हमारा मेथड क्या है भाई, तो हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि उसको 3 वर्ष में वो राशि 8 गुना हो गई, ठीक है, 8 गुना हो गई। तो कहा जा रहा है कि वो कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। अब हमने क्या किया था, पावर फॉर्म में लिखा था, ठीक है। अब पावर फॉर्म में जब मैंने लिखा तो 8 को मैंने लिख लिया, 2 की पावर की फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो 2 की पावर कितना बना, 3। तो 2 की घात 3 कितने समय में हुई, 3 ईयर्स में। भाई जब 2 की पावर 3 3 साल में हो रही है, तो 2 की पावर 1 कितने साल में, यानी पावर 3 होने में 3 साल लगे हैं। तो पावर 1 होने में कितने साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, सिंपल सी बात है। अब जब पावर 3 होने में 3 साल लगे थे, तो 16 को क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 4। तो पावर 4 होने में कितने साल लगेंगे, भाई जब 2 की घात 1 होने में 1 साल लगा था, तो 2 की घात 4 होने में कितने साल लगेंगे, 1 × 4 यानी 4 ईयर्स। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी पावर है 3, तो इस 3 को आप 3 के इक्वल में रखेंगे और सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और फिर आप अपना जो पूछा गया है उस पावर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये है आपका टाइप 2 इस क्वेश्चन को करने का, जो कि काफी शॉर्ट एंड ईजी है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको पावर की फॉर्म में लिखना। अब पावर कैसे लिखोगे, जैसे 8 है यहाँ पर भाई, तो हमने 2 की पावर, क्यों, क्योंकि 16 एंड 8 दोनों ही 2 की पावर में आ सकते हैं, बाकी कोई वैल्यू ऐसी है नहीं कि जिसको आप जो है दोनों सेम फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको बनाना होता है 2 की पावर, या कि जो भी नंबर दिया गया है उसकी पावर 1 की फॉर्म में। जब 1 की फॉर्म 1 की वैल्यू, पावर 1 की वैल्यू ईयर में आ जाए, तो जितनी भी पावर की वैल्यू है फिर आपको उसे भी ईयर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह राशि अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने साल में हो जाएगी। तो भाई 3 वर्ष में 3 गुनी हुई है, तो 3 टाइम्स होने में उसको कितना टाइम लगा है, 3 इयर्स, ठीक है। यानी 3 की पावर 1 होने में उसको 3 इयर्स लगे हैं, यानी पावर 1 होने में उसको 3 इयर्स लगे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने कहा कि पावर 1 होनी चाहिए, पिछले क्वेश्चन में पावर 1 नहीं थी तो पहले हमें उसको पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ा, बट यहाँ पर ऑलरेडी पावर 1 है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब पावर 1 होने में 3 साल लगा है, अब 9 को लिखा जाता है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 होने में कितना साल लगेगा। अब एक बात बताओ, जब पावर 1 होने में 3 साल लगे हैं तो पावर 2 होने में कितने साल लगेंगे, 3 × 2, तो यानी कितना समय लगा, 6 इयर्स। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो भी आपको दिया गया है सबसे पहले उसको पावर फॉर्म में लिखो, और पावर 1 होनी चाहिए शुरुआत वाली, अगर नहीं है तो वो किस तरीके से चेंज करना है ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद जितना भी टाइम आपसे पूछा जा रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि भाई 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यानी कि 2 टाइम्स कितने समय में हुई है, 2 टाइम्स होने में उसको 4 इयर्स लगे हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि वह कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। अब 2 को, अब 4 जो है वो 2 की पावर की फॉर्म में इजीली, सबसे पहले ये देख लेना कि क्या जो अगली वैल्यू है वो पिछले वाली वैल्यू की पावर की फॉर्म में है भी कि नहीं। जैसे 9 था तो 9 3 की पावर की फॉर्म में होता है, अब 4 है तो 2 की पावर की फॉर्म में। तो यानी एक तरीके से 2 की पावर 1 की वैल्यू है 4, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 4, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप एक बात बताओ, जब भाई 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 × 2 = 4 × 2, यानी 8 इयर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आंसर हमारा क्या है, 8 ईयर। अब देखो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है हमें, बिल्कुल इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में नहीं होगी, बहुत इजी एंड सिंपल मेथड है। बस ये है कि काफी थोड़े से टाइप ज्यादा है इसमें, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट वो भी दूर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मैं जो है हर क्वेश्चन के आपको हर टाइप के हम 2 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है काफी अच्छे से चीजें समझ आ जाए, हर एक टाइप जो है काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगी। कोई राशि है वो 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो 2 टाइम्स होने में उसको कितना टाइम लगा है, 2 टाइम्स होने में उसको लगे हैं 5 इयर्स, यानी कि पावर 2 की पावर 1 होने में उसको कितना टाइम लगा है, 5, यानी पावर 1 होने में कितना टाइम लगा है, 5। अब आगे पूछा है हमसे कि वह राशि 8 गुना कितने समय में होगी। तो 8 गुना मतलब 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स वो कितने समय में होगी। तो भाई 8 को मैं 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो 2 की पावर के फॉर्म में लिखूंगी तो 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 इक्वल कितना है, अभी ये हमें निकालना है। तो 2 की पावर 3 हमें नहीं पता, जब पावर 1 की वैल्यू 5 है, यानी पावर 2 की पावर 1 होने में हमें 5 इयर्स का टाइम लगा था, तो पावर 3 होने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो 5 × 3, यानी 15 इयर्स का टाइम हमें लगेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया, 15 इयर्स। तो इस तरीके से अब मैंने 2 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो अब किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसीलिए शुरुआत वाला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली पावर 1 की फॉर्म में नहीं था, तो वहां आप कैसे पावर 1 कर सकते हैं तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि
3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है, तो तदनुसार वह धनराशि कितनी होगी। यानी आपको दर टाइम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और डिफरेंस दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रिंसिपल कितना होगा। तो अब आप एक बात बताओ भाई, जब हमने क्वेश्चन किए थे अभी प्रीवियस क्लास जब की थी, तो मैंने आपको प्रिंसिपल निकालने का, अमाउंट निकालने का, टाइम निकालने का, रेट निकालने का, चारों का एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, वही जो हमने अभी पहले यूज भी किया था क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला था। ठीक है, उसके अलावा 2 मेथड मैंने आपको और बताए थे। पहला मेथड फॉर्मूला जो कि आपको रेयरली यूज करना है, अगर आपको दोनों नहीं याद आ रहे हैं, वैसे तो दोनों ही आपको याद रहने चाहिए। दूसरा मेथड हमें कब यूज करना था, जब डायरेक्टली प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टली अमाउंट या फिर डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाए, साथ में वैल्यूज भी बाकी वाली डायरेक्टली दी गई होगी। भाई प्रिंसिपल एंड अमाउंट दिया गया है तो हमसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, वो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपको वैल्यूज प्रॉपर नहीं दी गई हैं तो आप अपना थर्ड वाला जो कि ऑलराउंडर मेथड था हमारा, वो यूज करने के लिए मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर वैल्यूज दी नहीं गई है, ना तो आपको अमाउंट प्रॉपर दिया गया है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी ना तो प्रिंसिपल प्रॉपर दिया गया है, ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट दिया गया है। हमें सिर्फ क्या दिया गया है कि भाई साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया गया है। तो अंतर दिया गया है तो हमने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है परसेंटेज फॉर्म में, उससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई जितने साल की बात होता है उतना ही आपको वैल्यू लिख लेनी है। अब 3 साल की यहाँ बात हो रही है तो सबसे पहले 10% को हम जो है किस में लिखेंगे, अपनी 10% को फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। तो जितने साल की बात हो रही है उतनी ही बार हम इसको लिखेंगे। 3 बार साल की बात हो रही है तो हम 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ जब इन तीनों नीचे वाले डिनोमिनेटर की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, एक तरीके से ये जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यानी ये जो 1000 ऊपर लिखा हुआ है ये आपका प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब हम 1000 लिखा हुआ है तो 1000 को जब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक तरीके से ऐसे समझो, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। अब पहले साल के लिए 1000 रुपए पर 10% जब ब्याज लगेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 100। सिंपल, आपको 1000 को जो है डिवाइड करना होता है किससे, 1/10। जो भी आपको वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड करना होता है। तो जब डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 100। अब ऐसे ही 1000 पर 10% दूसरे साल के लिए तो भी हमें क्या मिलेगा, 100। 1000 तीसरे साल के लिए तो भी हमें क्या मिलेगा, 100। अब मैंने आपको समझाया था कि ये जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एसआई को, सिंपल इंटरेस्ट को। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। ये चीजें मैं सारी आपको पहले बता चुकी हूँ जब हमने पिछले वाला क्लास किया था। तो यहाँ वहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें ही डिटेल में समझाई थी। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो प्लीज़ आप पहले वाली कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास ज़रूर देखिए ताकि चीज़ें सीक्वेंस में चले, आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि बीच में से जो है इतने अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगर शुरुआत से आप उसको समझते हुए चलेंगे तो फिर जो भी आपके डाउट हैं वो नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहले वाली जो ये ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं सिंपल इंटरेस्ट को। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लगना, तो जो पहले साल का 100 रुपए है उस पर ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए। तो इस 100 रुपए पर जब 10% का ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 रुपए केवल ब्याज पर। ये तो ऑलरेडी लग ही रहा है 1000 पर, अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसमें लगता ही है भाई ब्याज पर ब्याज। अब तीसरे साल की बात करूं तो इसमें भी ब्याज पर ब्याज लगेगा। अब 2 साल का ब्याज मिलाकर कितना हो गया, 100 रुपए तो ये था और 110 रुपए ये था। तो यानी तीसरे साल का जब ब्याज लगेगा तो वो इन तीनों को मिलाकर लगेगा। तो इन तीनों की मिलाकर वैल्यू कितनी हो गई, 210 रुपए। तो 210 रुपए पर जब 10% का आप ब्याज लगाओगे तो कितना होगा, वो 21 रुपए। क्लियर है, तो हमारी अब वैल्यूज किस तरीके से आए हैं, अब इसको समझो। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है डिफरेंस को। डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। अब इसको जरा समझो, ऊपर वाली वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं एसआई को। अब क्वेश्चन में अगर हमसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछा जाए तो जितनी भी ऊपर वाली वैल्यूज हैं उन्हें प्लस कर दो। ठीक है,
अगर क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो नीचे ये डायरेक्ट, ये फिक्स वैल्यूज नहीं है, रिप्रेजेंट कर रही हैं सिर्फ इसको। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि भाई साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज दिया गया है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो आप कैसे करते, इन तीनों को प्लस करते और इक्वल अपने जो रियल वैल्यू दी गई है उसके रखते। अब यहाँ पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इस सबको मिला के जो बनता है वो होता है CI। अब समझ में आ गया, SI क्या है, ऊपर वाली वैल्यू, CI क्या है, टोटल सम, और ये जो नीचे वाली दो वैल्यूज हैं ये क्या है, डिफरेंस। अब या तो आपकी मर्जी है, आप सिर्फ इन दोनों को प्लस करके लिख लो भाई 10 + 21, तो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकलेगा। या फिर आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल लो भाई, चारों सारों का जब हम सम करेंगे तो 100 + 100 + 100 300, और 300 में जब 10 and 21 प्लस होगा तो कितना मिलेगा, 321, सॉरी 331। तो हमारा जो है CI कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 331, और SI कितना आया, SI आया 3000, ठीक है, सॉरी 300। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो हमारी SI है, तो ऊपर वाला 100 + 100 + 100 कितना होगा, 300। तो SI कितना है, 300, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 331। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस ही तो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, 31, इन दोनों का डिफरेंस। तो 331 और 300 का डिफरेंस कितना होगा आपका, 31। तो इस 31 की रियल वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 31 की रियल वैल्यू हमें कितनी दी गई है, अंतर 31 ही दिया गया है हमें क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो 31 की रियल वैल्यू क्या है हमारी, 31 ही है। तो जब 31 की रियल वैल्यू 31 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 ही होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताना है। अब प्रिंसिपल हमने क्या माना था, 1000 माना था, तो हमें 1000 की वैल्यू बतानी है। तो जब 1 की वैल्यू 1 है तो 1000 की वैल्यू भी क्या होगी, 1000। तो यानी हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 1000। तो आंसर हमारा क्या आया, 1000। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से इन्हें माइनस नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया है कि कैसे ये हमारा जो है डिफरेंस बनता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, मतलब आप प्रैक्टिस वगैरह जो भी आप अपनी करेंगे, तो आप सिर्फ इन दो वैल्यूज को लिखेंगे और ये दोनों जो वैल्यूज हैं वही आपका जो है डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर देंगी। तो आंसर हमारा आ गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, ठीक है, 768 है। धनराशि हमें जो है बतानी है। तो सेम वही क्वेश्चन है प्रीवियस वाला जो मैंने अभी आपको सिखाया है। तो किस तरीके से, अब इसमें 2 साल की बात हो रही है, तो भाई 2 साल की बात हो रही है तो हम 2 ही लिखेंगे। अब सबसे पहले 8% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो भाई 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 8/100। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 and 25, तो 2/25 ये बन गया, ठीक है। तो अब इस 2/25 से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2/25 पहले साल के लिए और 2/25 दूसरे साल के लिए। प्रिंसिपल जो हम मानते हैं वो क्या होता है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टी करके। तो जब 25 की 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। क्लियर है। अब इस 625 रुपए पर 25 हमारा 8% का ब्याज लग रहा है। तो जब आप 625 को डिवाइड करेंगे 2/25 से तो आपका कितना वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 625 मल्टी 2/25। जब हम करेंगे तो 25 से 25 बार चलेगा, मल्टी 2 यानी कितना आया, 50। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। ऐसे ही ये हो गया पहले साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए भी हमारी वैल्यू क्या होगी, दूसरे साल भी 625 रुपए पर 8% का जब ब्याज लगेगा तो वो भी कितना होगा हमारा, 50 रुपए होगा। अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी दूसरे साल के लिए इन 50 रुपए पर भी आपका ब्याज लगेगा 8% का। तो जब 50 रुपए पर आप 2/25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4, ठीक है भाई। 25 से 50 2 बार चलेगा और 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 4 है ये आपका डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने आपको बताया। तो यानी क्वेश्चन में आपको इस 4 की वैल्यू दी गई है कितनी, 768। जब 4 की वैल्यू 768 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 192। हमें बतानी है 625 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू 192 है तो 625 की वैल्यू कितनी होगी, 192 मल्टी 625, ठीक है।
अब यहाँ पर इतनी बड़ी हमें कैलकुलेशन दे दी गई है तो हम डायरेक्टली तो उसको नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं भाई, 625 को हम 192 को 200 में से 8 माइनस करके लिख सकते हैं। एक ही बात है भाई, मैं 192 को अगर 200 माइनस 8 लिखती हूँ तो भी तो वही बात है। ठीक है, हम यहाँ पर अब इजीली जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 2 जीरो हमारी आ गई, 2 जीरो, ये होगा 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4 एंड 1 5 एंड 6 टू ज़ा 12। ठीक है, अब 625 की 8 में भी मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, तो ये कितना होगा हमारा भाई, 8 5 ज़ा हो गया ये 40, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 8 6 6 8 ज़ा 48 एंड 2 50। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 0 0 2 1, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आया, 1,20,000। तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे 2 नंबर वाली जो मल्टीप्लाई थी तो वो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर जो आपकी वैल्यूज हैं, अगर वो 100 के 200 के 500 के पास आ रही हैं आसपास, तो फिर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा ब्रेक करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 192 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसीलिए हम 192 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 200 माइनस 8, ताकि आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आंसर क्या आता है हमारा, 120,000, यानी 1,20,000। ठीक है, आंसर हमारा आ गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, और ये रहने वाला है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको मुझे होमवर्क में ही देना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किए हैं तो वही सेम टू सेम इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें यही दिया गया है कि भाई 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 हो जाता है, तो वह राशि कितनी होगी, वही हमें सेम बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें शुरुआत में ही हम पहले अपना आंसर जो है इसका सॉल्व करके देख लेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने सही किया है या नहीं किया। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।